हम लोग। हाय दोस्त, कैसे हो आप सभी। हम लोग एक बार फिर से अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिकोड है उसका सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एंड कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो विथ सीडीएस का पीवाईक्यू। ठीक है। और ये जो पीवाईक्यू होगा ये होलिस्टिक कवरेज होगा विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अभी हम लोग 16 सीडीएस 2015 का पहला पार्ट देखेंगे जो कि सिर्फ ज्योग्राफी का होगा। ठीक है। ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन 2015 के पहले एग्जाम में आए थे, आपको पता है कि सीडीएस 2 शिफ्ट में होता है, तो जो भी पहला एग्जाम में आया था, ठीक है, उसके ज्योग्राफी के क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, साथ में आप यूट्यूब पे इसका मैंने लिंक दे दिया है। जो भी क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट कर सकते हो और फिर वीडियो एक्सप्लेनेशन देखोगे तो ज़्यादा बेटर है। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है विद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। आप देख सकते हो कि सारे कंसेप्ट कैसे डिकोडेड है। एंड देन फर्दर सारे क्वेश्चन का ये डिकोडेड पीडीएफ है। और फिर जो है ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम सारे सब्जेक्ट्स का करेंगे, वन बाई वन। हर दिन एक वीडियो आएगा शाम के 5 या 6 बजे के करीब में। ठीक है। और जो पीडीएफ होगा वो दिन में 11-12 बजे के करीब में मैं दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो वहां से। और ये डेली होगा। ठीक है। ये यूजफुल है किसके लिए, जो भी सीडीएस दे रहे हैं, अभी आने वाले सीडीएस जो मार्च में पड़ेगा, एनडीए दे रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि आपको पता है कि पीवाईक्यू का रेलेवेंस कितना ज्यादा होता है, कितना ज्यादा रिपीटेशन होता है। ऑलमोस्ट 40% क्वेश्चन जो है सिर्फ पीवाईक्यू से आते हैं डायरेक्टली। मैं दिखाऊंगा भी आपको। ठीक है। और ये चीजें वहां से और बेहतर हो सकती है अगर आप पीवाईक्यू को करते हो तो। एक आपको चीज दिखाता हूँ एक प्रूफ के साथ। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे अभी कि अभी तो ब्लैंक दिख रहा है। आई होप कि ये हैंग ना करे। मेरे पास कंपाइलेशन ऑफ रिसोर्सेज है। अब कैसे रिसोर्सेज आप देख सकते हो कि मेरे पास सीएपीएफ, सीडीएस, सीएसई, ठीक है, एनडीए, ईपीएफओ, जियो साइंटिस्ट, हर तरह के पीवाईक्यू है मेरे पास। ठीक है। और इस चीज को आप कैसे देखोगे, आई होप कि ये जल्दी खुले, कि मेरे पास कंपाइलेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे है। अब देख लो, आ जा भाई जल्दी। ये देखो, यहाँ पे लेट से कि मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं। अब इतने सारे दिखाने का क्या मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हो सीएससी। ठीक है। सीएससी है मेरे पास, फिर सीडीएस के साइंस क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है। फिर ज्योग्राफी के हैं सारे क्वेश्चन। आप देख सकते हो काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इनकेस अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है। कि आप देख सकते हो कि सारे सब्जेक्ट हैं, और वो भी एक दिन का नहीं, 2007 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन है मेरे पास। यहाँ पे आप देख सकते हो हर सब्जेक्ट के। यहाँ पे हिस्ट्री आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको पॉलिटी दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे ज्योग्राफी दिख रहा होगा, जिसको हम लोग अभी करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। जैसे कि ज्योग्राफी हुआ, अब ज्योग्राफी के 2015 से लेकर सीएपीएफ का देखो, 2015 से लेकर आगे का सारा क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास है। अब इसका क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ईयर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए, कि हर साल में कितने ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली और वन बाई वन ईच ईयर का हम लोग कंप्लीट करेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आपको पीवाईक्यू का रिपीटेशन इससे पता चल जाएगा। ठीक है। आई होप कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि ये पहला वीडियो था, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे जंप करेंगे। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे सीडीएस का है हमारे पास। ठीक है। ये सारे जो है हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि कैसे करना है, इतने सारे। अब इसका एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, ये सीडीएस का, एनडीए का है यहाँ पे थर्ड वाला। ठीक है। अब ये देखो, ये कितने सारे सोर्सेज हैं, आप खुद ही देखो कि यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन आपको करेगा। अब अगर आप ये सारे क्वेश्चन एक बार में कर लेते हो तो नाउ यू कैन थिंक कि आप कितने ज़्यादा आगे हो अपने कंपटीटर से। ठीक है। और ये एग्जाम्स ही होते हैं कंपटीशन का, तो पीवाईक्यू कैसे सेट होता है, क्या एग्जामिनर माइंडसेट है, वो सारा रिफ्लेक्ट करता है। हम सारे डिकोड करेंगे इन क्वेश्चंस। ठीक है। और ये सारे इस तरह के नोट्स भी मिलेंगे इनकेस अगर आपको चाहिए तो। और नोट्स का प्रोसेस कैसे होगा, मतलब अगर इनकेस अगर आगे फर्दर आप लोग सजेस्ट करते हो और डिमांड करते हो, तो प्रोसेस क्या होगा कि लेट्स से एक टॉपिक है पोर्ट्स। ठीक है। पोर्ट्स पे हमें पढ़ना है। पोर्ट्स क्यों जरूरी है पहले ये हम देखेंगे, वाई। ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले क्यों, अब क्यों वाई क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो आप देख सकते हो यहाँ पे पोर्ट से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में, सीएपीएफ, सीडीएस, ठीक है, एनडीए, ये सब सारे एग्जाम में कितने ज्यादा रिपीटेशन है इस सारे टॉपिक से। ठीक है। इसी टॉपिक से तो पीवाईक्यू आपको इंपॉर्टेंस पता चल गया कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पोर्ट से आता है। तो इस क्वेश्चन को हम श्योर शॉर्ट कर लेंगे, और वो भी कितने शॉर्ट में, तो बस 15 या 16 स्लाइड का डॉक्यूमेंट है, उसमें कर लेंगे। आप देख सकते हो ऐसे लास्ट में रिवीजन, लास्ट एग्जाम रिवीजन के लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको ऐसे 1 पेज समरी मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है। जो भी टॉपिक हम लोग करेंगे। अब देखो पीवाईक्यू तो पता चल गया कि पोर्ट्स के इतने पीवाईक्यू अब हम पढ़ना चाहिए। पढ़ना कैसे चाहिए, ये सारे जो है हम लोग इसको अपने वन बाई वन लॉजिकल फ्लो के साथ, पिक्टोरियल इमेज के साथ हम लोग इसको कवर करेंगे। एंड देन फॉर द क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्टिंग में देखेंगे उसको डिकोड करेंगे। तो इससे हॉलिस्टिकली कवरेज हो जाएगा। एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, दूसरा जो है उस सब्जेक्ट को कितने डेप्थ में पढ़ना है वो पता चल जाएगा थ्रू पीवाईक्यूज, है ना। और पीवाईक्यू का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इससे पूरी तरह से कवरेज हो जाएगा। और ये सारे जो है एक वीडियो में होगा, आई मीन एक टॉपिक वन वीडियो, जिसमें कि आपका पीवाईक्यू डिकोड होगा, टॉपिक पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा, और फिर जो है पीवाईक्यू को सॉल्व करके भी बताया जाएगा कि कैसे करना है आपको। ठीक है। चलो फिर आज का हम लोग टॉपिक देखते हैं 2015 का, जो भी हमारे ज्योग्राफी में पूछा हुआ था पहले एग्जाम में, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके आंसर्स देखेंगे। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेट्स सी। ठीक है। स्टार्ट कर दिया हमने। अब आप सबको अगेन वेलकम बैक टू यूपीएससी डायरी। ठीक है। आई होप कि आपको फैसिनेटिंग लगा होगा और आप जुड़ोगे तो मैं रेगुलर इसको लेते आऊँगा। ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर ही रहूँ इस पर। ठीक है। हर रोज एक वीडियो। आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो @यूपीएससी डायरी वाई बिना, या फिर बिना ये @ से सर्च करना हो जाएगा, मिल जाएगा ये। ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो अपना
फीडबैक जरूर देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और कौन से टॉपिक पे आपको पहले चाहिए उसको आप कमेंट में दे सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्यों, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पे ज्योग्राफी से सीडीएस में, ठीक है, सीडीएस 2015 के एग्जामिनेशन में, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करेंगे वन बाई वन। आप आई होप कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि इंडियाज ऑफशोर एंड डीप सी फिश कैच इज वेरी पुअर कंसिडरिंग द मैरीटाइम पोटेंशियल। तो इंडिया का ऑफशोर जो है एंड डीप सी फिश कैच जो है बहुत ही पुअर है, इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत ही पुअर कह रहा है, ठीक है। और जो है जितना इसका मैरीटाइम पोटेंशियल है, तो ये बात जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि इंडियाज कोस्ट डज नॉट हैव मेनी गल्फ बेज एस्चुरीज एंड बैकवर्ड। ये बात भी सही है कि इंडिया के कोस्ट के पास में बहुत सारे गल्फ नहीं है, ठीक है। जैसे कि पर्सिया के पास पर्सियन गल्फ है, वैसा ही बाकियों के पास नहीं है, मतलब इंडिया के पास नहीं है, इंडियन कोस्ट में नहीं है। बेस जो है सिर्फ आपको बे ऑफ बंगाल दिखेगा और ज्यादा कुछ नहीं है। एस्चुरी जो है सिर्फ वेस्टर्न साइड में दिखेगा, ज्यादा नहीं है। बैक वाटर भी बहुत रेयर है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, और इसी की वजह से जो इंडिया का फिश पकड़ने का जो पोटेंशियल है या मैरीटाइम पोटेंशियल है वो वेरी पुअर है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपको पता है कि सेशन रीजन के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो पहला जो है कि ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्यों है इंडिया का डीप सी कैच पुअर। ये चीज देखो कि ये आपका कोस्ट लाइन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या कहता है, इंटेंडेड कोस्ट लाइन उतना बड़ा नहीं है अदर कंट्रीज के कंपेरिजन में, बट फिर भी है, ठीक है। यहाँ पे एब्सेंस है लार्ज गल्फ बे और एस्चुरीज का। स्मूथ कोस्ट लाइन जो है लिमिट करता है नेचुरल हार्बर को। इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो स्मूथ है, ये रग नहीं है, ठीक है। और रग नहीं है तो जो नेचुरल हार्बर होते हैं उस पर प्रॉपर नहीं है, तो ये फिशिंग कल्चर को उतना सही से नहीं प्रमोट कर पाता है, ठीक है। तो ऑप्शन अपना आंसर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक सेकेंड कि टाइड्स आर, सेकंड क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, tides are the rise and fall of sea levels caused by the combined effect of gravitational force exerted by the moon and the sun and the rotation of the earth। मतलब कह रहा है कि जो टाइड है, टाइड के बारे में क्वेश्चन है कि टाइड जो है राइज और फॉल ऑफ द सी लेवल के द्वारा कॉज किया जाता है बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि कंबाइंड इफेक्ट किसका किसका बता रहा है, राइज एंड फॉल किसकी वजह से होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक्सर्टेड बाय किसके द्वारा, मून, सन एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पे ध्यान देना है रोटेशन कीवर्ड पे, ठीक है। इस बात को हम देखेंगे, ठीक है। और जो अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट वंस इन 24 आवर विथ रेस्पेक्ट टू सन। तो देखो ये स्टेटमेंट पहला भी सही है कि जो भी टाइड ऑकर ही होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो भी किसके द्वारा, मून और सन एंड अर्थ का रोटेशन जो है, ये तीनों जो है एक दूसरे के कंबाइंड इफेक्ट को, यहाँ पे इनके रोटेशन की वजह से जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यानी कि पुल और पुश होता है, पुल बेसिकली होता है, इसकी वजह से राइज एंड फॉल होता है इन सी लेवल, और उसी का नाम देते हैं हम टाइड्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है कि अर्थ का रोटेशन जो है रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट। ये बात सही है कि अर्थ जो है अपना वेस्ट से ईस्ट को रोटेट करता है, ठीक है। और ये सन को चक्कर लगाता है इन 24 आवर्स, राइट। अब ये भी स्टेटमेंट सही है, बट ये कॉज नहीं है क्योंकि टाइड का होने का, ठीक है। तो टाइड का होने का कॉज ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन कॉज नहीं है टाइड का होने का, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है, आंसर इसका बी होगा, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 जो है डजंट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। अब यहाँ पे पिक्टोरियली हम समझते हैं कि क्या है हमारा ग्रेविटेशनल डायनेमिक्स रिलेटेड टू टाइड्स। अब देखो ये सन है, ठीक है, ये मून है, और ये जो है अपना अर्थ है, ठीक है। अब दोनों जो है ग्रेविटेशनल पुल करते हैं, ठीक है। और अपना जो रोटेशन होता है अर्थ का रोटेशन, ये तो वेस्ट से ईस्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से ये चीजें जो भी आपको राइज एंड फॉल दिख रहा होगा सी लेवल का, ये कंबाइंड इफेक्ट किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून का, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन का, और फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ का, ये तीनों का। इसलिए स्टेटमेंट जो है पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट था और दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट था, बट ये फैक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, बट ये कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। आई होप कि आपको डिटेल में आंसर समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं और देखते हैं क्या है कि कह रहे हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन कि सिडेरल डे इज शॉर्टर देन सोलर डे। सिडेरल डे को कह रहा है कि ये शॉर्टर है देन सोलर डे, ठीक है। द मोशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज टर्म्ड एज रिवॉल्यूशन। जो मोशन ऑफ द अर्थ है, ठीक है, इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज टर्म्ड एज रिवॉल्यूशन। जो अर्थ रोटेट करता है अपने ऑर्बिट पे, उसको रिवॉल्यूशन करते हैं क्या। देखो यहाँ पे सिडेरल डे वर्सेस सोलर डे, सिडेरल डे क्या होता है और सोलर डे क्या होता है, वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। अर्थ का पोजीशन देखो, पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जा रहा है, ठीक है। सोलर डे क्या होता है कि ये जो है यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और ये फिर कंप्लीट चक्कर लगा के यहीं पे आ गया, तो इसको सोलर डे कहते हैं, ठीक है। बट सिडेरल डे क्या होता है कि ये जो है मतलब एक जनरलिस्टिक, ठीक है, तो इसको 24 आवर्स बोलते हैं, ठीक है। बट सिडेरल डे क्या होता है, वो एक्चुअल टाइमिंग होता है। एक्चुअल में ये 24 घंटे हमारे अर्थ रोटेट नहीं करता है। अर्थ जो रोटेशन करता है, सॉरी रिवॉल्यूशन करता है अराउंड द सन, वो कितने देर में करता है, वो 23 आवर 56 मिनट, ठीक है। यानी कि जो 24 घंटे हम लोग कहते हैं ना, वो 4 कम होता है, इसलिए हम देखते होंगे कि 4 साल के बाद से एक दिन बढ़ जाता है और लीप ईयर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 मिनट का डिफरेंस है यहाँ पे। तो जो डिफरेंस है उस एक्चुअल टाइमिंग को क्या कहते हैं, सिडेरल डे बोलते हैं।
और वैसे ओवरऑल 24 घंटे का टाइमिंग हम लोग जनरलिस्टिक में लेकर चलते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि सिडेरल डे जो है वो शॉर्टर है देन सोलर डे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देख लो कि बिकॉज अर्थ रिवॉल्व्स करता है अराउंड द सन वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अपने एक्सिस पे देखो क्या होता है, अपने एक्सिस पे ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे। बट सन है और सन के अराउंड ये क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इट मस्ट रोटेट स्लाइटली मोर देन 360 टू फेस द सन अगेन, ठीक है। अब एक्सिस पे क्या हो रहा है यहाँ पे इसका, यहाँ पे ये क्या पूछा है कि द मोशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज टर्म्ड एज रिवॉल्यूशन। तो ये सन के अराउंड घूम रहा है तो ये रिवॉल्यूशन है, ये सही है। अब यूपीएससी क्या करता है ना कि सब कुछ सही रखेगा, बस यहाँ पे रिवॉल्यूशन की जगह पे रोटेशन दे देगा, ठीक है, और आप कंफ्यूज हो जाओगे और इसको सही मान के चले जाओगे। तो रिवॉल्यूशन ये सन के अराउंड करता है और रोटेशन अपने एक्सिस के अराउंड करता है, इस चीज का ध्यान रखना। यूपीएससी कैसे ट्रिक करता है उस चीज को भी मैं आपको यहाँ पे लाइव सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब सिडेरल डे इज शॉर्टर देन द सोलर डे, ये भी बात सही है। बट क्या ये सिडेरल डे शॉर्ट होता है देन सोलर डे, इसका रीजन ये है कि अर्थ अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, उसकी वजह से। तो ये बात कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका बी होगा, यानी कि 1 and 2 बोथ आर करेक्ट बट सेकंड डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ठीक है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कि हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको, द अर्थ विदाउट रोटेशनल मूवमेंट वुड रिजल्ट इनटू, क्या होगा कि अगर अर्थ में कोई रोटेशनल मूवमेंट हो ही ना, ठीक है। आप देख लिए ना कि रोटेशन कब होता है, जब एक्सिस पे होता है तब रोटेशन होता है, राइट। एक्सिस पे क्या होता है, रोटेशन होता है, और सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अब ये कह रहे हैं कि ये अपने एक्सिस पे घूमे ही ना, तो क्या होगा, नो सनराइज एंड नो सनसेट, नो ऑकरेंस ऑफ द डे एंड नाइट साइकिल, ओनली वन सीजन, क्या होगा ऐसे। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो सीजन होता है, सीजन चेंज हो, सीजन यानी कि समर विंटर जो भी है, स्प्रिंग, वो सब आता है। सीजन किसकी वजह से चेंज होता है, तो वो रिवॉल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। जो सन जो है, सन के अराउंड जो अर्थ अपना रिवॉल्व करता है उसकी वजह से सीजन चेंज होता है। तो सीजन का इफेक्ट किससे है, तो रिवॉल्यूशन से है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे तो गया, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है रोटेशनल मूवमेंट अगर नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। बट अगर रोटेट नहीं करता, ये अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करे तो क्या होगा कि ना ही सनराइज होगा ना ही सनसेट होगा, ठीक है। एक ही कांस्टेंट में रह जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जब रह जाएगा सन अपने, तो क्या होगा कि ना ही उसमें सनराइज का दिखाएगा, एक साइड में हमेशा सनराइज होगा, दूसरे साइड में हमेशा सनसेट होगा, ठीक है। तो ये अपना अगर नहीं होता है रोटेशन तो क्या होगा कि ना सनराइज होगा ना सनसेट होगा, फिर ना ही दिन होगा और ना ही रात वाली साइकिल कंटिन्यू होगी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और सीजन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड है, ठीक है। और इस चीज को यहाँ पे पिक्टोरियली देख लो आप, कह रहे कि इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट वन साइड वुड फेस द सन परपेचुअली, मतलब एक साइड यहाँ पे देखो, यहाँ पे सन जो है लगातार यहाँ पे कंटिन्यू सन का लाइट आएगा और दूसरे साइड में एकदम नाइट रहेगा और ये कोल्डर रीजन हो जाएगा, ठीक है, ये हॉटर रीजन हो जाएगा, ठीक है। और जब नहीं रोटेट करेगा, विदाउट रोटेशन क्या होगा कि ना ही सनराइज होगा ना ही सनसेट होगा, ना ही कोई डे होगा ना ही कोई नाइट होगा, और एक्सट्रीम टेम्परेचर डिस्पैरिटी होगा, एक साइड में एकदम हॉट होगा और दूसरे साइड में एकदम कोल्ड होगा। तो सीजन का एसोसिएशन जो है वो रोटेशन से नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आंसर भी क्लियर है कि ऑप्शन बी होगा। नाउ नेक्स्ट देखो, आई होप आई एम टेकिंग मोर टाइम, बट ये किस लिए है कि आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाए इसका, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं फर्दर, थोड़ा फास्ट ये चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वर्टिकली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये क्या करना है, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर को वर्टिकली अरेंज करना है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इस चीज का ध्यान रखना है। अब वर्टिकली क्या होता है, ये आपके पास ऑप्शन है। अब हमें पता होना चाहिए कि लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे लोअर जो लेवल होता है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उसके बाद से स्ट्रेटोस्फेयर, इसका डिस्टेंस देखना 0 से 12, 12 से 50, और फिर मेसोस्फेयर का 50 से 80, और फिर थर्मोस्फेयर का 80 से ऊपर। इसमें एक्सोस्फेयर भी आता है, आइनोस्फेयर भी आता है, वो थोड़ा अपर लेवल पे आता है। अब पिक्टोरियल के साथ एड ऑन क्या देखोगे कि जो मेजर काम होता है ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे हम रहते हैं और नॉर्मल एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वो ट्रोपोस्फेयर के लेवल पे होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि ओजोन लेयर होता है, ठीक है, यहाँ से यूवी रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस जाते हैं, ठीक है। और जो एरोप्लेन हमारा है वो यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उसकी वजह से वहाँ पे स्टेबल इन्वायरमेंट में चलने के लिए स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है। मेटियोर्स जो है किस लेवल पे बर्न होता है, मेटियोर्स, ठीक है, ये मीजोस्फेयर में, एम से मीटियोर मीजो याद रखना, ठीक है। बाकी हमारे सैटेलाइट और बाकी सारे कम्युनिकेशन और वो सब फॉर्म किसमें होते हैं, थर्मोस्फेयर में होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, सीक्वेंस क्या हुआ कि पहला तो हो गया थर्मोस्फेयर, दूसरा क्या हुआ स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा क्या हुआ पहला ट्रोपो, दूसरा स्ट्रेटो, तीसरा जो है मीजो, और चौथा जो है थर्मो, ठीक है। आप शॉर्टकट में भी याद कर सकते हैं TSMT करके, ठीक है। तो ये है ऑप्शन 2, 1 क्या क्या है, सी 2, 3, 1 एंड 4, ये आपका आंसर हो गया। एक एक्स्ट्रा फैक्ट देख लो कि ओजोन लेयर जो है एक्ट करता है एज ए शील्ड, ठीक है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, प्रिवेंट करता है द एंट्री ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है, जो कि हार्मफुल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है कि ओशन करंट से रिलेटेड है, और ये सारे ओशन करंट है और आपको बताना है कि मैप में कहाँ कहाँ इनके लोकेशन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन 1 देखो, ये क्या कह रहा है, ये कौन सा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैनरी करंट। कैनरी करंट कहाँ पे होता है, जो भी यूरोप और अफ्रीका वाले रीजन है ना, वहां से ये आता है टुवर्ड्स इक्वेटर, ठीक है।
और जब इक्वेटर की तरफ आता है तो ये किस तरह का होगा, तो ये कोल्ड करंट होगा, ठीक है। और फिर देखो सेकंड जो है, पहला यानी कि फर्स्ट का सी, क्या बात करें, आई मीन सी का वन, अब सी का वन से क्या हुआ, दो ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। अब बी का देखो, बी का क्या है कि ओएसियो करंट, ओएसियो करंट जो है वो कहाँ पे आता है, ओएसियो करंट यहाँ पे अफ्रीका के पास जो है वो है अफ्रीका और जापान के, सॉरी रशिया और जापान के बीच में है यहाँ पे, ठीक है। ये रहा ओएसियो करंट, ठीक है। तो ओएसियो करंट यहाँ पे आता है, ठीक है। और ये जो है ये भी कोल्ड करंट है, तो इसका बी का 3 आ गया, 1 3 है ना। अब देखो गुयाना करंट, गुयाना नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये कहाँ पे होगा, गुयाना करंट कहाँ पे होगा, गुयाना, गुयाना करंट ये अफ्रीकन नाम है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि गुयाना यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है। तो उस तरह से ये गुयाना करंट जो है ये रहा। और तो गुयाना करंट यानी कि ये कौन सा हो गया यार, हाँ 2 हो गया, ठीक है। 2 का ये यानी कि ये, अब यहाँ पे 2 क्लियर हुआ, 2 3 1 4। और यहाँ पे कुरेशियो करंट जो है ये 4 पे है, जापान के नीचे में है कुरेशियो, तो उसका ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका भी बी आंसर हुआ एक्जैक्टली, ठीक है। अब आपको कोल्ड और वार्म करंट का एक्जैक्ट वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में हम इसमें टैग कर देंगे लास्ट में, या फिर आप प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर सकते हैं। समटाइम्स शॉर्ट्स में भी ऐसे वीडियोस में डाल देता हूँ जो कि हर एग्जाम में आता है, तो शॉर्ट्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमबोल्ट जो है, हमबोल्ट करंट दूसरा एक ये है। यहाँ पे हमबोल्ट जो है ये चिली और पेरू कोस्ट पे है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है यूरोप में है, और ये वार्म है, ये कोल्ड है, ठीक है। बेंगुला करंट जो है ये यहाँ पे देख सकते हो अफ्रीका का, जो साउथ अफ्रीका है उसके आसपास से गुजरता है, ये नमीबिया मोजाम्बिक वो सबसे, नमीबिया से एक्चुअली, और मोजाम्बिक और मडागास्कर के बीच से कौन सा गुजरता है, ऑगुलस करंट, जो कि वार्म करंट होता है मडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच से, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर आप देखोगे, अच्छा भाई 14 नंबर क्या है क्वेश्चन की, ए मेटालिक प्लेट स्टिक्स फार्मली ऑन द माउथ ऑफ वाटर वेसल मेड फ्रॉम अनदर मेटल, बाई वे ऑफ हीटिंग वन कैन डिटेच द प्लेट फ्रॉम वेसल्स, दिस इज बिकॉज हीट एक्सपेंड्स। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो ऑप्शन है कि द वेसल ओनली, बोथ द वेसल एंड द प्लेट इक्वली, द वेसल्स मोर देन द प्लेट, द वेसल्स एंड कंट्रास्ट द प्लेट। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखो आप क्या कह रहे हैं कि मेटालिक प्लेट जो है स्टिक फार्मली ऑन द माउथ ऑफ द वाटर वेसल्स मेड फ्रॉम अनदर मेटल, ठीक है। बाई वे ऑफ हीटिंग वन कैन डिटेच द प्लेट फ्रॉम वेसल्स, दिस इज बिकॉज, क्या होता है कि आप एक मेटल के अंदर दूसरे मेटल प्लेट को अंदर डालते हो और वैसे रखते हो माउथ पे, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे ही आप उसको हीट करते हो, आप एक प्लेट को दूसरे से डिटेच कर देते हो, और जब डिटेच करते हो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि हीट जो है एक्सपेंड कर दिया जो भी वेसल था उसको, और वहां पे जो प्लेट थे उससे ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया वेसल्स को, और ये हमारे आंसर हुआ, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, कि हीटिंग ए मेटल प्लेट विद ए होल, फिर प्रिंसिपल क्या है कि थर्मल एक्सपेंशन का यूज होता है जो ऑल लिनियर डायमेंशन में आकर करता है, ठीक है। इससे रिजल्ट क्या होता है कि मटेरियल जो है एक्सपेंड कर जाता है आउटवर्ड, क्रॉसिंग द होल टू इनलार्ज एंड नॉट स्विंग। ये क्या होता है कि होल जो भी है उसको इनलार्ज कर देता है और ना कि स्विंग करने देता है, ठीक है। और इसलिए जो वेसल है वो हीट एक्सपेंड कर जाता है, क्योंकि जो वेसल है मोर देन द प्लेट है, ठीक है। अब इस चीज़ का देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा मैपिंग टाइप का क्वेश्चन है, कह रहे कि द अबव काउंटर्स ऑफ एन एरिया इंडिकेट सेवियर रिलीफ फीचर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ फीचर इज नॉट डिपिक्टेड हियर, यानी कि कौन सा रिलीफ नहीं दिखाया गया। देखो एक स्टीप स्लोप होता है, स्टीप स्लोप क्या है कि ये है स्टीप स्लोप, ठीक है, मतलब एकदम सीधा, ठीक है। तो इस फीचर में कैसे डायग्राम, इंटरनल स्ट्रक्चर इसके कैसे बनते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, ये काफ़ी सारे लेयरिंग है, तो इससे पता चल रहा है कि वो स्टीप स्लोप तो है, क्योंकि यहाँ से डेप्थ देखो इसका और यहाँ तक, ठीक है। सेकंड जो है थोड़ा सा अप लेयर और लोअर लेयर भी है, कहीं उठा हुआ है कहीं बंद है, तो इस चीज़ को आप देखो, ये जो है पिक्टोरियल यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, उससे यहाँ पे देखो कि अप है थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा अप है यहाँ पे, थोड़ा डाउन है यहाँ पे, अप है यहाँ, यानी कि थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है। और इससे ये क्या दिखा रहा है कि जो है स्टीप स्लोप तो है हमारे पास, ठीक है। रिवर वैली का वो चीज़ें दिखा रहा है कि रिवर वैली में क्या होता है, यहाँ पे यहाँ से रिवर वैली गुजरेगा, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, ये चीज़ दिख लिया। कैनोनिकल हिल्स नहीं है, जेंटल स्लोप, यहाँ पे जेंटली स्लोप आपको दिख रहा है कि आराम से यहाँ से लोग आ जा सकते हैं, प्रॉपर एक स्टीप स्लोप नहीं है, जेंटल स्लोप है, तो वो भी चीज़ दिख रहा है, बट कैनोनिकल हिल नहीं दिख रहा है, इसलिए आंसर अपना कैनोनिकल हिल होगा, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अरेंज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। देखो रिवर से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछता है मेजरली, जो मेजर रिवर होते हैं उसे, तो उसको आपको करके जाना चाहिए। यहाँ पे इंडस का बोला हुआ है कि इंडस के ट्रिब्यूटरीज जो है उसको नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, ठीक है। डायरेक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि देखो इंडस की ट्रिब्यूटरी क्या है, झेलम है, चिनाब है, रवि है, सतलज है और बियास है, ठीक है। मेजर जो ट्रिब्यूटरीज है ये है यहाँ पे। अब इसका नॉर्थ टू साउथ देखो, नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में कौन सा है, झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है और फिर सतलज है। आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इंडस की कौन सी मेजर ट्रिब्यूटरी है जो कि इंडस में डायरेक्ट ड्रेन करती है, यानी कि तो उसका आंसर जो है वो सतलज होगा, ना कि आप चिनाब करके नहीं आना, क्योंकि यूपीएससी ने आंसर सतलज दिया हुआ है। और देखो सतलज, झेलम, चिनाब, रवि और सतलज नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है इसका, और इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि इंडस्ट्री और उसके लोकेशन के बारे में बताना है, रेलवे इक्विपमेंट कहाँ बनता है, ऑटोमोबाइल कहाँ बनता है, शिप बिल्डिंग कहाँ होता है, बाइसिकल कहाँ बनता है,
तो इस क्वेश्चन का तो ये फैक्चुअल है, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का जो बुक है उससे देखना पड़ेगा, या आप बोलोगे तो आप ये कंप्लीट वीडियो जो है इंडस्ट्रियल लोकेशन पे मैं बनाकर लाऊंगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपना देख लेते हैं कि रेलवे इक्विपमेंट कहाँ पे बनता है। पहले देखो बाइसिकल वाला कहाँ पे बना, लुधियाना में बना, ठीक है। फिर जो है कोचिंग जो है शिप बिल्डिंग और उससे एसोसिएटेड है, आपको पता है केरला में कोचिंग पोर्ट भी है, तो वो चीज़ें हैं, यानी कि सीकावन, ठीक है। फिर ऑटोमोबाइल जो है वो जबलपुर में है क्या, हाँ ऑटोमोबाइल जो है जबलपुर में है, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और रेलवे इक्विपमेंट कहाँ पे बनता है, भिलाई में है, क्योंकि वहाँ पे स्टील प्लांट है, तो रेलवे का वो चीज़ें प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि सिस्मिक गैप क्या होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो स्क्रीन पॉज करके, हम इसका डायरेक्ट आंसर पे जंप करते हैं क्योंकि आपको टाइम दिया गया है सॉल्व करने के लिए, वीडियो लॉन्ग ना हो उसका भी ध्यान रखना। ऑप्शन सी, यानी कह रहे हैं कि सेक्शन ऑफ प्लेट बाउंड्रीज दैट हैव नो रैप्चर्ड इन द रिसेंट पास्ट। सिस्मिक गैप्स क्या होता है कि जो रिसेंट पास्ट में इरप्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, उसको जो है सिस्मिक गैप कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ देखो, ये देखो जैसे ये कोई रीजन है, लेट्स से कि ये यूएस का रीजन है, और यहाँ पे कौन से इलाका है, जो भी ये साउथ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका है, तो जो भी मैक्सिको और वो सब वाला रीजन है वहाँ के कंट्रीज का, वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखो कैलिफोर्निया के पास से हमेशा सिस्मिक वेव आता रहता है, इधर सिस्मिक आता है, बट इसके बीच में कभी सिस्मिक वेव आया ही नहीं है, या फिर रिसेंट में इरप्ट नहीं हुए, उसको कहते हैं, ठीक है, सिस्मिक। अब एग्जाम्पल देख लो कि अर्थक्वेक, जैसे ये ABC सेक्शन है, ठीक है, कि ए सेक्शन में आपका भूकंप आया हुआ है, अर्थक्वेक आया हुआ है, बी सेक्शन में भी आपका अर्थक्वेक आया हुआ है, बट सी सेक्शन में यहाँ पे इन दोनों के बीच में है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि आया ही नहीं है, ठीक है, काफ़ी दिनों से नहीं आया है, और इस गैप को हम लोग कहते हैं सिस्मिक गैप, ठीक है। तो वही अपना ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। मैं जो भी आंसर दे रहा हूँ ऑफिशियल आंसर की से दे रहा हूँ, तो मेक श्योर कि आप उस पर डाउट ना करें, ठीक है। 27 जो है, 27 का आंसर देखते हैं, किसके बारे में पूछा है, लेब्राडोर करंट के बारे में पूछा है। द एब्सेंस ऑफ लेब्राडोर करंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैपन, क्या होगा कि अगर कोल्ड लेब्राडोर करंट जो है नहीं होगा तो क्या होगा, कि देखो कोल्ड लेब्राडोर करंट यहाँ पे कनाडा है और यहाँ पे यूएस है, यूएस से होकर यहाँ पे से गर्म जो गल्फ स्ट्रीम में जो कि वार्म करंट है, ठीक है, वो जाता है, ठीक है। लेब्राडोर करंट जो है ये कोल्ड करंट है, और ये कनाडा की साइड से होते हुए आता है, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच से आता है। अब ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं, जब कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलता है, तो यहाँ पे प्लेंटम ब्लूम होता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक खाने का सामान लेकर आता है और दूसरा उसको कंडेंस करके नीचे गिरा देता है, तो इससे क्या होता है कि फिशिंग ग्राउंड बहुत सही बनता है, ठीक है, फिशिंग ग्राउंड। तो ये होता है अपना कि यहाँ पे क्या, देयर विल बी नो नॉर्थ अटलांटिक फिशिंग ग्राउंड, यहाँ पे देख लो नो नहीं होगा, यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड होगा, ठीक है। देयर विल बी नो नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक फिशिंग ग्राउंड। अच्छा, यानी कि एक चीज़ देख लो कि यहाँ पे अगर ऑप्शन लेब्राडोर करंट नहीं होता तो क्या होता है कि जो भी नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि ये नॉर्दर्न साइड है और ये किधर साइड, वेस्ट, किसका, अटलांटिक। अटलांटिक का आपको सेफ पता है ना कि ये जो है कनाडा और यूएस है, और ये जो है अपना यूरोप और अफ्रीका है, ये अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है। अब इसके नॉर्थ और वेस्टर्न साइड पे यहीं पे तो बनता है लेब्राडोर करंट, ठीक है। अब लेब्राडोर करंट नहीं आता, ठीक है, तो क्या होगा कि देयर विल बी नो नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट का ध्यान देना, वेस्ट अटलांटिक फिशिंग ग्राउंड, ठीक है। ये करंट नहीं होगा तो ये फिशिंग ग्राउंड नहीं बन पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना, आंसर बी है, ठीक है। 36 का देखो कि ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट, क्या करता है ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर जो है अर्थ एटमोस्फेयर का इंपॉर्टेंट है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। अभी हमने देखा था अपने एक्सप्लेनेशन में कि अर्थ जो है ओजोन लेयर क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे एटमोस्फेयर में ना इंटर करे, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ ग्रास और कंट्रीज, कौन सी ग्रास किस कंट्रीज में मिलता है, इसका सिंगल वीडियो मैं लेकर आऊंगा तुरंत ही, प्लेलिस्ट में देखना, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आप वहाँ पे उसको देखना, ठीक है। उससे हर ईयर में एक ग्रास का क्वेश्चन आता है और उससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे परफेक्टली। लानोज जो है वो कहाँ पे मिलता है, लानोज जो है वेनेजुएला में मिलता है, प्रेरीज जो है यूएसए में मिलता है, पंपास जो है अर्जेंटीना में मिलता है, और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो इसका सीक्वेंस क्या हुआ, इसका सीक्वेंस हुआ 2 3 4 1। ये आपको रटा रटाई चीज़ है, आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ये नहीं है। यहाँ पे मैप में देख लो कि प्रेरीज कहाँ पे मिलता है, लानोज कहाँ पे मिलता है, पंपास कहाँ पे मिलता है, और डाउन्स कहाँ पे मिलता है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रीजन बिहाइंड गुजरात बीइंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट इन इंडिया। कह रहे हैं कि गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट है इन इंडिया। अब उसके कारण बताओ कि क्यों है ये लीडिंग प्रोड्यूसर, क्या उसका लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, द लॉन्ग लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन है उसका रीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हॉट एंड ड्राई कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ गल्फ एरियाज, तो ये सब सारे फीचर हैं क्या वहाँ पे। तो इसका आंसर है कि नहीं, वो लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसर है वो जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली कि वहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हॉट एंड ड्राई कंडीशन होता है, ठीक है। और इसकी वजह से ना कि उसका लंबा कोस्ट लाइन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि साल्ट होगा या नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ गल्फ एरिया हो इसका कोई जरूरत नहीं है साल्ट मेकिंग से या साल्ट प्रोडक्शन से, जस्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हॉट एंड ड्राई कंडीशन होना चाहिए, और इसकी वजह से गुजरात जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है साल्ट का, ठीक है। और ये आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की से है, तो इसका ध्यान रखना है।
इफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इलाहाबाद से सोज 6 AM ऑफ संडे, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम ऑफ फ्लोरिडा लोकेटेड एट 82 डिग्री वेस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड। यानी कि ये टाइम पीरियड है, इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, सही समझना। यहाँ पे ये अपना अर्थ है, ठीक है। आप ऐसे मैप देख रहे होगे, देखते होगे तो ऐसे देखते होगे, ठीक है। ये जो है अपना, सॉरी, ये जो है इलाहाबाद है, इंडिया, ठीक है। 82 डिग्री एंड 30 डिग्री ईस्ट जो है क्या है, क्या होता है इंटरनेशनल डेट, क्या है इंटरनेशनल डेट के इंडियन जो है स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है। इस चीज़ का देखना कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है IST, और ईस्ट का ध्यान रखना। और यहाँ पे वेस्ट में है फ्लोरिडा जो कि 82 डिग्री वेस्ट पे है। अब एक चीज़ देखना कि जब भी हम यहाँ से इंडिया से कंपेयर करते हैं, जब भी हम इंडिया से वेस्ट में जाते हैं, तो जो चीज़ होती है, जो भी डिस्टेंस होता है, वो टाइम पीरियड मतलब वो बढ़ जाता है, ठीक है। सॉरी, एक दिन कम हो जाता है। और जब हम ईस्ट में जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, मतलब वो टाइम पीरियड बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम संडे को हैं इतने टाइम में, तो उस चीज़ को हम काउंट करेंगे कि जो भी है ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 82.5 डिग्री जो है वो प्लस 82, टोटल डिग्री जो है 164.5 हुआ। अब एक डिग्री का हमें पता है कि एक डिग्री जो है इक्वल टू 4 मिनट होता है, ठीक है। इसका काउंट करना, अब इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 658 मिनट्स आएगा, और 658 मिनट्स को जब आवर में कन्वर्ट करोगे तो 11 आवर के अराउंड में आएगा। अब मिनट को बाई 60 कर दो तो ये आवर का डाटा दे देगा, ठीक है। फिर डायरेक्शन देखोगे तो वेस्ट में क्या होता है कि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं टाइम को, जो कि मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। तो इलाहाबाद में अगर 6 बज रहा है, 6 AM हो रहा है और संडे का, तो उसमें से हम 11 घंटा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब 11 घंटा करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 7:30 PM हो रहा होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किए हैं AM से, तो ये क्या हो गया, प्रीवियस डे हो गया, 7 घंटे घटा रहा है, ठीक है। तो 7:30 PM, और 37 का जो आंसर है वो कितना, 6:58 PM ऑफ सैटरडे, मतलब ये अराउंड में है ना, ठीक है। तो 11 घंटा हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। आंसर जो है इसका 6:58 PM हो रहा है सैटरडे को फ्लोरिडा में, ठीक है, एट द सेम टाइम पीरियड। कंसीडर करो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू द कोल्ड वेव इन विंटर सीजन इन नॉर्थ इंडिया। करेक्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कोल्ड वेव्स इन विंटर सीजन इन नॉर्दर्न इंडिया। कोल्ड वेव्स के बारे में हमें जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब कह रहा है कि विंटर सीजन में जो भी है, देयर इज अ लैक ऑफ मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। विंटर में ऑब्वियसली मैरीटाइम इन्फ्लुएंस का कम होता है कोल्ड वेव्स का, क्योंकि पता है कि आपको कोल्ड वेव्स कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं कोल्ड वेव्स, वो आते हैं ऊपर से आते हैं, यानी कि इधर रशिया हो गया, यहाँ पे आर्कटिक हो गया, और ये यूरोप वाला पार्ट है, तो ये सब एरिया से कोल्ड वेव्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस का कमी है, ज़्यादातर ये कॉन्टिनेंटल इफेक्ट को शो करता है, तो ये बात सही है। नॉर्थ इंडिया इज नियर टू हिमालय रीजन, आपको पता है कि हिमालय काफ़ी ऊपर है और यहाँ पे आइस का वो होता है, तो कोल्ड वेव का इफेक्ट उधर से भी आता है नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। तो ये एक हो गया। बट क्या एयर मासेस कम्स फ्रॉम पोलर रीजन टू नॉर्दर्न इंडिया, क्या एयर मासेस सीधे वहाँ से आ जाता है हमारे पास नॉर्दर्न इंडिया में, तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, माइनर आता है, बट मेजर जो है ये कॉज नहीं करता है कोल्ड वेव्स इन नॉर्दर्न इंडिया। तो इसलिए जो इसका आंसर है 1 और 2 हो जाएगा डी, और ये ऑफिशियल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बचे हैं, देखते हैं फटाफट। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट पार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का पार्ट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन से केमिकल वेदरिंग होता है, तो ये है, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो है वो बेसिकली रस्टिंग का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन भी केमिकल वेदरिंग का पार्ट है, मतलब इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड अगेन टू सेम फॉर्म, तो इसका केमिकल ही चेंज हो जाता है, इसलिए ये चीज़ है। और सोल्यूशन तो है ही कि सोल्यूशन में आप वाटर को मिल्क में डालो, या फिर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे एक केमिकल को दूसरे केमिकल में डालो, तो क्या होगा कि वो दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता ना, तो इस वजह से ये केमिकल वेदरिंग का पार्ट है। बट एक्सप्लोरेशन जो है वो केमिकल वेदर का पार्ट नहीं है, और ये इसका आंसर है। जैसे कि क्या करता है कि केमिकल प्रोसेस जो भी है, और एक्सप्लोरेशन इज एक्सफोलिएशन जो है ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस होता है। फिर ओशन करंट और कोस्ट अभी हमने देखा था, तो हम्बोल्ट कहाँ पे है, चिली और पेरू के पास में है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे में। बेंगुला कहाँ पे है, तो बेंगुला नामीबिया अंगोला के पास में है। ऑगुलस जो है मोजाम्बिक और मडागास्कर के पास में है। इसका 43 का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 2413, ठीक है। यही एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख लेना। द हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन नियर द अर्थ सरफेस इज ड्यू टू, एक तो प्रेशर ग्रेडियंट, फ्रिक्शनल फोर्स और कॉरियोलर फोर्स। विंड हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे ध्यान देना है कि एक हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, एक वर्टिकल या कन्वेंशन बोलते हैं उसको, वो चीज़ होती है, ठीक है। तो कह रहे कि हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन नियर द अर्थ सरफेस ये किसके कारण से होता है, तो यहाँ पे देखो कि ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है, और कॉरियोलिस फोर्स की वजह से, तीनों की वजह से होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा ये चीज़ें, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इतना हॉलिस्टिकली हार्डली कोई देगा आपको, ठीक है, जल्दी खत्म कर सकता है, बट एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अपना फीडबैक शेयर करना और बताना कि कौन सी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आए, ठीक है। और टिल देन आप उसको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। इन केस आपके फ्रेंड सर्कल है वैसा, तो कमेंट जरूर करना कि नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, ठीक है। ऐसे ही PYQ डिकोड किया जाए, या कि टॉपिक वाइज आपको जस्ट एक टॉपिक एक्सप्लेनेशन विद PYQ आपको शो कर दिया जाए, ठीक है, या आपको दिया जाए पढ़ने के लिए, वो बताना। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, लिंक जो है चैनल डिस्क्रिप्शन में है, या फिर फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करना, डेली क्वेश्चन यहाँ से रिसीव करना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच।